योर आइडियाज आर योर एसेट्स, प्रोटेक्ट देम विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिर क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, इसमें क्या अंतर होता है? नमस्कार, मैं मानव। आज के इस वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के अलावा ट्रेड सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं और लास्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो या फिर कोई व्हीकल लेते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? उस प्रॉपर्टी या व्हीकल की रजिस्ट्री, राइट, ताकि आपके अलावा या फिर आपके परमिशन के बगैर कोई और उस प्रॉपर्टी या उस व्हीकल का इस्तेमाल ना कर पाए। ये तो हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और ऐसे ही होती है आपकी बौद्धिक प्रॉपर्टी, जो आपके दिमाग से उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई आइडिया हो गया, कोई इन्वेंशन हो गया, कोई नाम, कोई सिंबल, कोई लोगो। आप इन सब की भी रजिस्ट्री करा सकते हो ताकि इसका इस्तेमाल आपके अलावा या फिर आपके परमिशन के बगैर कोई और ना कर पाए। और इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि आपकी बौद्धिक संपत्ति पे आपको अधिकार मिल गया। आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अलग अलग तरीकों से दी जाती है। जैसे कि पेटेंट, ये प्रोटेक्ट करता है किसी नए आइडिया को, नई इन्वेंशन को। कॉपीराइट, ये प्रोटेक्ट करता है आपके आर्ट वर्क को, आपके क्रिएटिविटी को। जैसे कोई आर्ट हो गया, कोई पेंटिंग हुई, कोई फोटोग्राफ हो गया, कोई बुक हो गया। वैसे होता है ट्रेडमार्क, जो कि किसी ब्रांड के आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि नाम हो गया, स्लोगन हो गया, लोगो हो गया। अगर करना है अपने आइडिया और इनोवेशन को प्रोटेक्ट तो कर लो भैया आईपीआर पेटेंट। पेटेंट बेसिकली एक अधिकार होता है, एक राइट होता है जो कि दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट, डिजाइन या प्रोसेस के नए इन्वेंशन या इनोवेशन के लिए। अब जैसे कि हमारे मोंटी भैया हैं, अब इनके दिमाग में कोई आइडिया आ गया तो इनको क्या करना चाहिए? अपने आइडिया का पेटेंटिंग करा लेना चाहिए, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली मोंटी भैया का जो आइडिया है वो यूजफुल होना चाहिए, यानी उस आइडिया का कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज हो। और वैसे भी जिस आइडिया का कोई यूज ही नहीं, उस पर पेटेंट लेके क्या करेंगे? तो हमारे मोंटी भैया कुछ ऐसा इनोवेट कर लें, जैसे कि कोई नई मेडिसिन हो गई या ट्रीटमेंट हो गया, किसी प्रोडक्ट को और एफिशिएंसी के साथ बनाने का मेथड हो गया, यानी कि हम काम करने के तरीकों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई नई डिजाइन हो गई, कोई नई डिजाइन का शूज हो गया, तो इन सब पे मोंटी भैया अपना रजिस्ट्री करा सकते हैं, यानी कि उस पर पेटेंट ले सकते हैं। और एक बार जब पेटेंट मिल जाता है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर एज मिल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी आएगा और सेम प्रोडक्ट मार्केट में बेचने लग जाएगा। और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो अपने पेटेंट को सेल करके एक अच्छा खासा पैसा आपको मिल सकता है, या फिर आप उसको लाइसेंस आउट करके उस पर मंथली रॉयल्टी ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे मोंटी भैया ने काफी मेहनत करके एक नए डिजाइन के शूज बना लिया और उस पर उनको पेटेंट भी मिल गया, लेकिन अब मोंटी भैया के पास बिजनेस करने का एक्सपीरियंस तो है नहीं। अब हमारे मोंटी भैया तो ठहरे डिजाइनर, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, न उनके पास रिसोर्सेस है उन जूतों को बनाने का और उनको सेल करने का। अब ऐसे में मोंटी भैया क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में वो अपने पेटेंट को किसी और ब्रांड को सेल कर सकते हैं या फिर उसको लाइसेंस आउट कर सकते हैं, ताकि वो ब्रांड जितना भी शूज उस डिजाइन का बेचेगा, हर शूज पे उनको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ 10%, 5% का कमीशन मिलता रहेगा। अब क्योंकि इंडिया में पेटेंट का प्रोटेक्शन 20 सालों के लिए मिलता है, तो 20 साल तक मोंटी भैया का मौज है, क्योंकि 20 साल तक वो कंपनी जितने जूते बेचेगी उसका कमीशन मोंटी भैया की जेब में। चीजों में आप पेटेंट नहीं करा सकते, जैसे कि किसी प्रोडक्ट में नीम, तुलसी या टर्मरिक का यूज हो रहा है, किसी प्लांट वैरायटी की कॉपी हो गई, प्लांट और एनिमल मेड आइटम्स जो कि किसी सिंगल बायोलॉजिकल चेंज करके बनाया गया हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पे आपको पेटेंट नहीं मिल सकता भैया, नहीं तो चले आप ग्रेविटी पे ही पेटेंट लेने। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्कवरी पे आपको पेटेंट नहीं मिल सकता। किसी भी इन्वेंशन को पेटेंट कराने के कुछ स्टेप्स होते हैं, चेक करिए आपके इन्वेंशन में पेटेंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करिए, उसका पब्लिकेशन होगा, उस पर एग्जामिनेशन होगा, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया, पेटेंट ग्रांटेड, ले जाओ। कॉपीराइट बेसिकली आपके आर्ट वर्क या क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करता है। कि कोई पेंटिंग हो गई, कोई आर्ट वर्क हो गया, कोई बुक लिखा है आपने, कोई लिरिक्स लिखा है, कोई मूवी बनाई है, ये सब के सब आपके बौद्धिक संपत्ति है, ये सब पे आपका अधिकार है। आप किसी बिल्डिंग की नई डिजाइन हो गई, कोई डांस स्टेप हो गया आपका, आप अपने डांस स्टेप का भी रजिस्ट्री करा सकते हो। कोई ग्राफिक्स हो गया, कोई आर्ट वर्क हो गया, इन सब के सब आप पेटेंटिंग करा सकते हो, इस पर रजिस्ट्री करा सकते हो। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग ये सारे आर्ट वर्क, ये सारे क्रिएटिविटी जिस दिन से आपने पब्लिश किया उस पर आपका कॉपीराइट हो जाता और आपको अलग से इस पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ता। आपको केवल अपने प्रॉपर्टी के ऊपर एक कॉपीराइट का नोटिस ऐड करना होता है, ताकि लोगों को ये पता चल पाए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करता है और इस पे आपका कॉपीराइट है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि वेबसाइट्स अपने फुटर में इस तरह का कॉपीराइट का नोटिस ऐड करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर केवल कॉपीराइट लिख देने से अगर आपकी वो प्रॉपर्टी आपको बिलोंग कर जाती है तो फिर उसको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। इंडियन कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी आर्टवर्क, कोई सा भी क्रिएटिविटी जिस दिन आप पब्लिश करते हो उस दिन से उस पर आपका कॉपीराइट हो जाता है और उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब तक आप अपने कॉपीराइट का लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते तब तक आप, अगर कोई आपके कॉपीराइट का मिसयूज कर रहा है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते।
अब YouTube के केस में तो सिंपल है, आप कोई वीडियो बनाते हो उसको अपने चैनल पे अपलोड करते हो, अगर आपका वीडियो कोई डाउनलोड करके एज इट इज अपने चैनल पे डाल देता है तो आप YouTube के थ्रू उसको कॉपीराइट भेज सकते हो, कॉपीराइट का नोटिस भेज सकते हो और उसको वीडियो हटाना पड़ेगा या फिर उसका चैनल YouTube बंद कर देगा। लेकिन अगर कोई आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होता, जैसे कि अगर आपने कोई बुक लिखा होता, अब एग्जाम्पल के तौर पर चेतन भगत ने बहुत सारी बुक्स लिखी और उसमें बहुत सारी मूवियां भी बनी है, लेकिन अगर चेतन भगत अपने बुक्स पे कॉपीराइट लीगल कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो कल को कोई सा भी प्रोड्यूसर, कोई सा भी डायरेक्टर उठ के आता, उनका बुक उठाता और उस पर मूवी या सीरीज बना देता और उस पर चेतन भगत कुछ नहीं कर पाते और उनको उस पर रॉयल्टी भी नहीं मिलती। कॉपीराइट कराने का भी प्रोसेस वही है, आप एप्लीकेशन फाइल करो, उसका पब्लिकेशन होगा, एग्जामिनेशन होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, ले जाओ कॉपीराइट। किस फील्ड के लोगों को कॉपीराइट करानी चाहिए? जो लोग लिटरेरी फील्ड से हैं, ड्रामा फील्ड से हैं, सिनेमेटोग्राफी फील्ड से हैं, साउंड रिकॉर्डिंग से हैं, म्यूजिक फील्ड से हैं या फिर आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, इन सभी लोगों को कॉपीराइट जरूर करानी चाहिए। इंडिया में बेसिकली 60 सालों के लिए कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिलता है। अब कुछ फील्ड जैसे कि लिटरेरी, ड्रामा, म्यूजिकल या फिर आर्टिस्टिक, इन सब वर्क के लिए ये 60 साल ओनर के डेथ के बाद से काउंट होते हैं, जबकि सिनेमेटोग्राफी, गवर्नमेंट वर्क या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये 60 साल पब्लिकेशन डेट से काउंट होते हैं। ट्रेडमार्क बेसिकली किसी भी ब्रांड के आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड स्लोगन हो गया या फिर किसी ब्रांड का लोगो हो गया, ताकि आप किसी और को अपने ब्रांड की आइडेंटिटी यूज करने से रोक पाए। आप जैसे कि हमारे मोंटी भैया, इन्होंने कल को अपना जूते का बिजनेस स्टार्ट किया और अपने जूते को एडिडास के नाम से बेचने लग गए। अब भाई एडिडास के जूते 5,000 रुपए के, हमारे मोंटी भैया बेचे 500 रुपए में। अब ये बात एडिडास को पता चलेगी, वो मोंटी भैया के ऊपर केस करेगा, पुलिस रातों रात मोंटी भैया को उठा के ले जाएगी। तो इसलिए ट्रेडमार्क कराना हर टाइप के बिजनेसेस के लिए जरूरी होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए, हमारा तो छोटा सा बिजनेस है, हम क्या करेंगे ट्रेडमार्क करा के। एक गोल्डन लाइन है, अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क इज अ वैल्यूएबल एसेट्स फॉर एनी बिजनेस। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, सबको ट्रेडमार्क कराना चाहिए। अब मान लीजिए कल को हमारे मोंटी भैया एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक छोटी सी फैक्ट्री खोलते हैं साबुन बनाने के लिए। अब उनका साबुन मार्केट में गया, लोगों को बहुत पसंद आया, उसका बहुत सारा डिमांड बढ़ गया। अब जहां देखो मोंटी भैया का साबुन, मोंटी भैया का साबुन। अब मोंटी भैया हमारे खुश मोटा नोट छापने लगे। अब किसने देखा भाई मोंटी भैया का साबुन तो बहुत चल रहा है, बहुत मार्केट में डिमांड है, तो उसने भी अपना साबुन मोंटी भैया के साबुन के नाम से उतार दिया। अब धीरे धीरे मोंटी भैया को लॉस होने लगा, उनका प्रॉफिट कम होने लगा, मोंटी भैया हैरान परेशान, अब क्या करें। अब ऐसे में मोंटी भैया अगर ट्रेडमार्क कराया होते तो उनको ये नौबत ना आती। ट्रेडमार्क भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि वर्ड मार्क, उसमें नाम हो गया, स्लोगन हो गया, डिजाइन मार्क, उसमें कोई सिंबल हो गया, लोगो हो गया, कलर मार्क, जिसमें कोई कलर हो गया, कोई स्पेसिफिक कलर या कोई कलर का कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोसेस मार्क, सर्विस मार्क, साउंड मार्क, बहुत तरीके के मार्क है। ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने के कोई प्रोसेस होते हैं, एप्लीकेशन फाइल करो, ऑफिशियल सर्च होगी, एक्सेप्ट करेंगे, कोई ऑपोजिशन तो नहीं आया, ले जाओ। ऐसे इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है, आपने कोई कार बनाई, कोई आपने इंडस्ट्रियल मशीन बनाई, तो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर। ऐसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, इसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो आईपीआर के अंदर। ये बेसिकली किसी स्पेसिफिक प्लेस पे बनने वाले प्रोडक्ट के रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि दार्जिलिंग टी, बीकानेरी भुजिया, आगरा का पेठा। किसी चाय के पत्ती का पैदावार जो कि दार्जिलिंग में नहीं हो रहा है, दार्जिलिंग से बाहर हो रहा है, वो अपने चाय के पत्ती को दार्जिलिंग टी के नाम से नहीं बेच सकता। बहुत सारे ब्रांड्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन और ट्रेडमार्क दोनों का यूज करते हैं अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को लेकर नाइकी और एडिडास के बीच में काफी लड़ाइयां होती रहती हैं। 2016 में एडिडास ने नाइकी के ऊपर एक लीगल केस किया और उसने बोला नाइकी ने उसके एक स्नीकर जो कि एडजस्टेबल फिट टेक्नोलॉजी के साथ आता था, उसके पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को का इन्फ्रिंजमेंट किया है और एक केस एडिडास जीत गया और नाइकी को एडिडास के सारे डैमेजेस की भरपाई करनी पड़ी और उस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को आगे यूज करने के लिए उससे लाइसेंस ग्रांट कराना पड़ा। इसी तरह से एक और केस हुआ था 2017 में, क्वालकॉम ने एप्पल को सू करते हुए ये बोला कि उनके आईफोन, आईपैड्स और वॉचेस क्वालकॉम के एक मोबाइल टेक्नोलॉजी के वेरिएंट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। 2 साल तक इसका ट्रायल चला और लास्ट में एप्पल एक केस हार गया और आगे चल के एप्पल को क्वालकॉम के पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए $1 बिलियन का एग्रीमेंट साइन करना। इसीलिए बिजनेस छोटा हो या बड़ा, आईपीआर के अंदर प्रोटेक्शन सबको ले लेना चाहिए। लास्ट टॉपिक, ट्रेड सीक्रेट। क्या होता है ट्रेड सीक्रेट? ट्रेड सीक्रेट बेसिकली एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोई फॉर्मूला हो गया, कोई रेसिपी होगी, जिसे प्रोटेक्ट किया जाता है पब्लिक डोमेन में आने से। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कोका कोला ने अपने फॉर्मूले का ट्रेड सीक्रेट करा रखा है, उसी तरह से केएफसी ने भी अपने रेसिपी की ट्रेड सीक्रेट करा रखी है। ट्रेड सीक्रेट थोड़ा अलग होता है आईपीआर के अदर टाइप से। इसको कॉपीराइट, पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क की तरह से लाइसेंस ग्रांट नहीं होता, बट इसको प्रोटेक्शन जरूर मिलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड 1816 के अंडर। यानी कि ट्रेड सीक्रेट को सीक्रेट बनाने की पूरी जिम्मेदारी ओनर की होती है और इसके लिए इसको कुछ प्रिकॉशंस भी करने होते हैं, जैसे कि इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को कम से कम लोगों के साथ शेयर करना, जिसके साथ बहुत जरूरी है उसके साथ शेयर करना, और जिन लोगों के साथ इस सीक्रेट फार्मूले पे आप काम कर रहे हो उनके साथ एनडीए यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कराना। अगर आपका ट्रेड सीक्रेट डिजिटली अवेलेबल है तो उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके रखना।
और अगर ये फिजिकली अवेलेबल है कोई फाइल है तो इसको आप प्रॉपर लॉक करके रखना। और अगर ओनर ये सारे प्रिकॉशन करने में फेल हो जाता है, यानी कि उसकी गलती की वजह से अगर उसका ट्रेड सीक्रेट पब्लिक में आ जाता है, तो उसके बाद तो उसके फॉर्मूले, उस सीक्रेट फॉर्मूले, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर उस ओनर का कोई अधिकार नहीं रह जाता। लेकिन सारे प्रिकॉशन करने के बाद आप जिनके साथ इस सीक्रेट फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई उस फॉर्मूले को डिस्क्लोज करता है तो आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। और अगर कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने आपके फॉर्मूले को, आपके सीक्रेट को डिस्क्लोज किया है, तो उनको आपके सारे डैमेजेस को कंपनसेट करना पड़ेगा, यानी कि उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और उनको आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के तहत जेल भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार बिजनेसेस को ट्रेड सीक्रेट की जरूरत क्यों पड़ती है? वो अपने फॉर्मूले या फिर अपने रेसिपीज की पेटेंटिंग भी तो करा सकते हैं। बिल्कुल सही, बट पेटेंट एक लेंदी और कॉस्टलियर प्रोसेस है और पेटेंट के अंदर आपको केवल 20 साल के लिए प्रोटेक्शन मिलता है। और जबकि ट्रेड सीक्रेट में केवल आपको सीक्रेट फॉर्मूले को कॉन्फिडेंशियल रखना है और आप जितने सालों तक उस फॉर्मूले को कॉन्फिडेंशियल रख पाते हो उतने साल तक आपको ट्रेड सीक्रेट का प्रोटेक्शन मिलता है। कुछ बिजनेस ट्रेड सीक्रेट और पेटेंट दोनों का सहारा लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के। जो काम सेंट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कि एक जगह किया जा सकता है, उसको ट्रेड सीक्रेट कर लेते हैं। जितने भी जायंट फूड चेन ब्रांड्स हैं जैसे कि बर्गर किंग, डोमिनोज, मैकडी, ये सारे के सारे इसी तरह काम करते हैं। जो इनका मेन सीक्रेट रेसिपी है इसका वो ट्रेडमार्क करा लेते हैं और उसको एक जगह पे, यानी कि सेंट्रलाइज करके उसको एक जगह पे बनाते हैं और सारे के सारे आउटलेट पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि डोमिनोज ने अपने सॉसेस का ट्रेड सीक्रेट करा रखा है। सभी बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो अपने ब्रांड को, अपने ब्रांड नेम को, अपने लोगो को, अपने स्लोगन को, अगर कोई उसका सीक्रेट रेसिपी है, कोई सीक्रेट फार्मूला है, कोई आर्ट वर्क है, कोई पेंटिंग है, कुछ भी है, तो उसे आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर प्रोटेक्ट जरूर करा लें। रिकमेंडेड ये है कि आप पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन कराते समय किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। आई होप आपको आईपीआर को लेकर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।